हेलो गाइज, वेलकम टू द स्ट्रगल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का लेसन नंबर 3, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब पहले इसके लेसन के नाम को समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। अब दो चर क्या होते हैं और ये रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इनके भी युग्म बनाने हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपना पिछला लेसन जो हमने किया था, द्विघात बहुपद। तो हमने उसमें इस प्रकार के कुछ आपको समीकरण लिखी थी, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते थे? इन्हें हम कहते थे बहुपद। बहुपद किस तरह कहते थे? क्योंकि अगर चर की घात हमें पूर्ण संख्या मिल रही है तो वो बहुपद है। तो इन्हें हम क्या कहते थे? इन्हें हम कहते थे बहुपद, ठीक है। अब अगर हम इन्हीं के बराबर में अगर हम कुछ लगा दें, यानी कि बराबर में हमने कुछ भी रख दिया, तो अब हम इन्हें बोलेंगे समीकरण, ठीक है। अब हम इन्हें क्या बोलेंगे? अब हम इन्हें बोलेंगे समीकरण। सिंपल सी बात है, अगर बराबर में कुछ नहीं लगा हुआ है तो कहलाएंगे बहुपद, और अगर बराबर में कुछ लगा हुआ है तो हम इन्हीं को बोलेंगे समीकरण। तो समीकरण आपको समझ में आया, ठीक है। अब देख लेते हैं इन्होंने दो चर वाले कैसे बोला। यहाँ पर हमने ये बहुपद देखा, इसमें क्या था? x था। इसमें क्या देखा? इसमें भी x था। तो इसमें हमारे पास हुआ एक चर। इसमें हम देखते हैं इसमें x है और y है। तो इसमें चर कितने हो गए हमारे पास? इसमें हो गए हमारे पास दो चर। दूसरा हम देखते हैं इन्होंने बोला है रैखिक। अब रैखिक क्या होता है? रैखिक जिसकी सर्वाधिक घात एक होती है उसे हम रैखिक कहते हैं। अब चाहे वो समीकरण हो चाहे वो बहुपद हो, हमें देखना है कि चर की सर्वाधिक घात कितनी होनी चाहिए? एक। अगर हम इसे देखें तो ये 4x + 3 चर क्या है? x, इसकी घात एक है सर्वाधिक। तो ये हमारे पास हो गया रैखिक बहुपद। इसे देखते हैं, x है और x की घात कितनी है? एक, जो कि पूर्ण संख्या है, और इसमें एक घात होगी सर्वाधिक। इसका मतलब इसे भी क्या कहेंगे? रैखिक, और इसे बोलेंगे समीकरण। लेकिन उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? एक चर वाली रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें चर क्या है? इसमें चर सिर्फ और सिर्फ x है। वहीं अगर हम इसे देखें तो इसमें घात सबसे अधिक कितनी है? दो। तो ये रैखिक तो नहीं होगी, ये तो द्विघाती होगी। तो इसे हम द्विघात, इसमें चर कितने हैं? एक चर x है और एक चर y है। तो इसे हम बोलेंगे दो चर वाली द्विघाती समीकरण। दो चर वाली द्विघाती समीकरण, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार देखते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिया, मान लिया x + y = 6। कुछ भी ऐसा एग्जांपल हम लिख सकते हैं। तो x + y = 6। तो हमारे पास इस समीकरण में चर कितने हैं? एक x है, एक y है। तो चर हो गए हमारे पास दो। तो दो चर वाले हो गए। इन चरों की सर्वाधिक घात कितनी है? चरों की सर्वाधिक घात है एक इसकी है और एक इसकी है, यानी रैखिक भी हो गए। दो चर वाली रैखिक, और बराबर में हमने कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, तो ये होगी समीकरण, यानी ये होगी हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसके अगर हम हल निकालेंगे तो इसके हम अनेक हल निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमने x बराबर रख लिया 1, तो y बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा? 5 आ जाएगा। अगर x बराबर रखते हैं हम 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर x बराबर -1 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा? हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसके अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है। इसके हल कितने निकाल सकते हैं? हम अनेक हल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनेक हल हम x और y के तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास एक समीकरण है। अगर हम इस समीकरण का युग्म बना दें, यानी इस समीकरण के साथ x और y वाली एक और समीकरण ले आएँ, तो उसके हमारे पास अनेक हल फिर नहीं होंगे, उसके सीमित हल होंगे x और y के। किस तरह देखते हैं। यहाँ x + y = 6 एक समीकरण ये है। मान लीजिए दूसरे समीकरण 2x + 3y = 4 हमारे पास ये आ गई। भाई चरों की घात कितनी है? एक है, तो रैखिक समीकरण है, ठीक है। x और y हैं तो दो चर हैं। अब हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दो हो चुकी हैं, यानी हमने इस समीकरण का क्या बना दिया? युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे पास ये रही, और युग्म बन गया क्योंकि हमारे पास ये दो समीकरण हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ये इस लेसन का नाम है।
वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला गया है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें ये जो बोला है आफताब ने, इसकी बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। पहले देख लेते हैं कि बीजगणितीय रूप होता क्या है। बीजगणितीय सिंपल वही होते हैं जैसे हमने बहुपद में बताया था कि जब हम चर अचर की मल्टीप्लाई, गुणा या जोड़, भाग कुछ भी कर देते हैं तो वो हमारे पास बीजगणित आता है। ठीक है, तो चर अचर के रूप में लेके आएंगे जब हम इस कंडीशन को, तो वो बीजगणितीय रूप हो जाएगा। यानी कि जब हम समीकरण बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप। उस समीकरण से हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। हम एक्स और वाई के मान निकालने के बाद कुछ बिंदु निकालेंगे जिनसे हम अपना ग्राफीय रूप में इस कंडीशन को व्यक्त करेंगे। अब ये सारी प्रोसेस करनी कैसे है, चलिए देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि आफताब ने अपनी पुत्री से कहा, क्या कहा भाई, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अगर हमें 7 वर्ष पहले का पता करना है तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस समय उनकी एज कितनी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने माना आफताब की वर्तमान आयु। तो आफताब की वर्तमान आयु हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं x वर्ष। हमारे पास ये हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी अगर हमने एक चर x में आफताब की आयु ले ली है तो हमें दूसरे चर में उसकी पुत्री की आयु लेनी होगी, यानी दोनों चर आने चाहिए। तो हम दूसरा लिख लेंगे पुत्री की वर्तमान आयु। तो माना पुत्री की वर्तमान आयु हमारे पास क्या हो जाएगी, y वर्ष हो जाएगी, क्योंकि एक चर x में आ गया तो दूसरा चर y में। अब हमने इन दोनों की इस समय की एज मान ली है कि एक की x वर्ष है और दूसरे की y वर्ष है। अब हम इनकी कंडीशन पढ़ लेते हैं कि इन्होंने कंडीशन में हमने करने के लिए क्या दिया है। इन्होंने बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो आफताब की आयु में से भी 7 माइनस किया और पुत्री की आयु में से भी 7 माइनस किया, तो 7 वर्ष पूर्व हो गया। आफताब ने बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी कि आफताब तुमसे यानी पुत्री से 7 गुनी, यानी कि 7 गुनी आयु का आफताब था अपनी पुत्री से। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 की y में मल्टीप्लाई करेंगे 7y और 7 माइनस प्लस माइनस 7 की 7 मल्टीप्लाई करा 49। अब हम यहाँ पर करेंगे चर एक साइड लेके जाएंगे और अचर एक साइड। तो हम x ये 7y है, इसे इधर लेके आए, माइनस का 7y हो गया बराबर माइनस का 49 है। ये माइनस का 7 है, इधर जाएगा तो प्लस का 7। 49 में से हम क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 42, क्योंकि माइनस के हमारे पास अधिक मान है तो माइनस का ही चिन्ह हम लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारे पास एक समीकरण आ चुकी है। ठीक है, जो कि हमारी पहली समीकरण है, पहली कंडीशन से आई है पहली समीकरण। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो पहले हम इनकी अब की एज रख लेते हैं। इनकी एज है x और इनकी है y। 3 वर्ष बाद की बात अगर होगी तो बाद का मतलब होता है प्लस करना, तो 3 इसमें प्लस किया हमने, 3 इसमें प्लस किया, क्योंकि अगर बाद की बात हो रही है तो एज सबकी सेम ही बढ़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आफताब अपनी पुत्री की आयु की का मतलब 3, की का मतलब गुणा, ठीक है, और कोष्टक का मतलब भी गुणा ही होता है का। तो मैं तुम्हारी आयु की 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं यानी आफताब तुमसे यानी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसे सोल्व करते हैं x प्लस 3। अब 3 के y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करा 3 तिया 9। उसी तरह करेंगे चर एक साइड अचर एक साइड। तो हमारे पास x है, ये 3y हम इधर लेके आएंगे, माइनस का 3y हो गया इज इक्वल टू 9 है, ये 3 हम इधर लेके जाएंगे, माइनस का 3 हो गया। तो हमारे पास आया x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 6। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड
कंडीशन की सेकंड समीकरण। तो इसने आगे क्या बोला था, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूपों में हमने इसे व्यक्त कर दिया है, बीजगणितीय रूप इसके यही हैं, ठीक है। अब हमें इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, लेकिन ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इसके x और y के मान निकालने होंगे, ठीक है। तो x और y के मान निकालने का मतलब है हमें निकालने होंगे बिंदु, ठीक है। अब बिंदु हम किस प्रकार निकालते हैं, बिंदु हम निकालते हैं x, y, यानी पहले हम x का मान रखेंगे फिर y का मान रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो पहली कंडीशन से निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। तो अगर हम इसके बिंदु निकालना चाहते हैं या x और y के मान निकालना चाहते हैं, दोनों एक ही बात है वैसे तो हमें क्या करना होगा, अपने पास से x या y के कोई भी पूर्ण संख्या रखनी होगी, यानी x और y के कोई भी कुछ भी रख सकते हैं, 1, 0, 2, 3, 4 x या y का मान रखना होगा। तो हम फर्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं कि x का मान रख लेते हैं। सबसे पहले x का मान रखा, मान लीजिए हमने 0 रख लिया, ठीक है। x का मान क्या होगा, 0। तो अगर x का मान 0 हो गया तो हम इसमें रखेंगे x का मान, यानी 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। अब ये तो 0 तो कुछ नहीं होता, यानी 7 माइनस का 7y इज इक्वल टू 42। तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। अब 7 से हम भाग देंगे 42 में, तो 7 6 42। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, y का मान 6 आ गया। यानी बिंदु क्या मिला हमें यहाँ पर, हमें यहाँ अगर हम बिंदु देखें तो बिंदु हमें यहाँ पर मिला x यानी कि 0 रखा था और y यानी कि 6 आया है। तो ये x, y हमारे पास बिंदु आ गया। ये हमने एक कंडीशन से आया है, ठीक है। अभी हमने x की कंडीशन रखी थी, अभी हमें y की भी कंडीशन रखनी पड़ेगी। तो दूसरी कंडीशन इसी में क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं दूसरी बार में, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 रखा है, तार लेते हैं अपनी कंडीशन से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। अगर हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y के 7 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 0, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 42, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारे ग्राफ पे बनाने के लिए। तो हम y का मान कुछ ऐसा रखते हैं जिससे कटने के बाद ये थोड़ा छोटा आ जाए x का मान, ठीक है। तो हम y का मान यहाँ क्या रख लेते हैं, यहाँ चलिए 1 रख लेते हैं। y का मान हमने यहाँ पर क्या रखा, 1 रख लिया, ठीक है। तो y का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 है, जैसा कि प्लस ये तो और ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 से भी नहीं होगा काम। तो 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस होगा इसमें से 28, 3 रखेंगे तो 21 आएगा, 4 रखेंगे तो कितना आएगा, चलिए 3 रख लेते हैं, 3 रखते हैं। तो x माइनस 7 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि y का मान तो 3 है, तो 7 गुणा 3 इज इक्वल टू माइनस का 42। तो x माइनस का 7 या 21 इज इक्वल टू माइनस का 42। ये माइनस का 21 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस का 42 प्लस 21। अब 42 में अगर 21 घटाएंगे हम कितने बचेंगे, 21 बचेंगे, और 21 भी किसके बचेंगे, अगर माइनस के ज़्यादा है तो किसके बचेंगे, माइनस के। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 21। अब हम इसके भी बिंदु लिखेंगे, तो बिंदु हमारे पास कितने आए हैं, बिंदु x का मान माइनस का 21 और y का मान क्या रखा था, 0। अभी भी हमारे पास ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, वैसे तो अगर हम इसे छोटा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, माइनस का 7 और 1 आ जाएगा। चलिए अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हमने ये पहली समीकरण से निकाला था मान, ठीक है। ये हमने पहली समीकरण से एक बिंदु ये आ गया हमारे पास, एक बिंदु ये आ गया, दोनों बिंदु आ चुके हैं। लेकिन हमें दूसरी समीकरण से भी मान निकालने हैं। दूसरी समीकरण हमारे पास क्या है, दूसरी समीकरण हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। वही बात है कि पहले x का मान रखेंगे फिर y का मान रखेंगे। एक बिंदु x के मान से मिल जाएगा, एक बिंदु y के मान से, ठीक है। तो x बराबर अगर हम रखते हैं यहाँ पर 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो 0 तो कुछ होता नहीं है, और माइनस के 3 से अगर हम 6 में भाग देते हैं तो माइनस के 2, 3 दूनी 6। तो y का मान कितना आ गया, माइनस का 2। तो हमारे पास बिंदु क्या आ गया, यहाँ पर तो बहुत ही ईजीली हमारा बिंदु आ चुका है, जो कि है 0,-2, क्योंकि पहले x का मान जो कि 0 था, फिर y का मान जो कि -2 आया है।
अब इसमें सेकंड कंडीशन भी रखनी है कि y का मान कुछ ना कुछ रखना है, और अगर हम y का मान लीजिए y का मान भी 0 रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास समीकरण है x माइनस 3 और y की जगह क्या रखेंगे 0 इज इक्वल टू 6। 3 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी सीधा सीधा x बराबर कितना आ गया 6। और अगर हम इसके बिंदु लें तो इसके बिंदु हमारे पास आ चुके हैं, इसके बिंदु हमारे पास आ चुके हैं 6,0। तो ये हमें इसके दो बिंदु मिल गए इस समीकरण के, और ये इस समीकरण के दो बिंदु मिल चुके हैं। तो बिंदु हमारे इस समीकरण के क्या आए हैं, इस समीकरण के हमारे पास बिंदु हैं पहला क्या था, पहला बिंदु था 0,6 और दूसरा बिंदु क्या था इस समीकरण का माइनस का 21,3। ठीक है, इस समीकरण के बिंदु लिख लेते हैं। पहला बिंदु था 0,-2 और दूसरा बिंदु क्या था 6,0। ठीक है, अब हमारे पास ये बिंदु आ चुके हैं, इसका मतलब कि अब हमें करना है ग्राफिया विधि से इस प्रश्न को हल। अब हम इसका क्या बनाते हैं, चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने में हम ये याद रखेंगे कि सबसे अधिक मान क्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारे बिंदुओं में क्या आई है, उतनी ही हम डिजिट लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास इनमें आई है 21 माइनस का 21। तो हम पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम क्या करेंगे, एक y अक्ष बनाएंगे और एक x अक्ष बनाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया x अक्ष और ये हमारे पास हो गया y अक्ष। ठीक है, ये हमारे पास x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है। तो बना लेते हैं। यहाँ हमारा आया है 3, सबसे पहले तो ये हमारे पास 0 है, 21 तक है, तो 21 तक ही हमें बनाना होगा। चलिए यहाँ आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और डॉट डॉट करके लगा देते हैं कि हमने यहाँ 21। डॉट डॉट का मतलब ये है कि इसके बीच में बाकी सारे डिजिट्स 8 से 21 तक भी जो होते हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, अब हम नीचे करते हैं माइनस वाला, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 और यहाँ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे माइनस का 21। इसका मतलब बीच में सारी डिजिट हमारी आ चुकी हैं। अब एक्स पर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और डॉट डॉट करके 21। सेम प्रोसेस इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 और यहाँ पर भी माइनस का 21। ठीक है, हमने अपने ग्राफ तैयार कर लिया है। अब हम इस पर बिंदुओं को रखेंगे। तो पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है हमारे पास 0,6। तो 0 कहाँ है, x वाली 0 यहीं है और 6 कहाँ है, 6y वाला यहाँ है। तो ये हमें एक बिंदु मिल गया, ये है जो कि। दूसरा इसी का बिंदु क्या है, माइनस का 21, यानी कि x का माइनस का 21 और y का 3। तो x का माइनस का 21 ये है हमारे पास, तो एक बिंदु ये है, और माइनस का 3 कहाँ है, y का 3 ये है। तो यहाँ से और यहाँ से लगभग यहाँ आएगा पॉइंट। ठीक है, कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ से देखते हुए और यहाँ से देखते हुए लगभग थोड़ी सी और नीचे है, तो यहाँ आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया पॉइंट। तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं इन बिंदुओं के। तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, अब इन्हें मिलाते हैं। तो इससे इसको मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ किस समीकरण का है वो समीकरण भी हमें लिख देनी है। तो ये ग्राफ है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। इस वाले समीकरण का हमारे पास ये ग्राफ आया है। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं। क्या है हमारे पास 0, माइनस का 2। तो 0 तो यही है और माइनस का 2y वाला ये रहा, तो एक बिंदु हमें ये मिल गया। ठीक है, ये वाला जो है। दूसरा 6 यानी कि x वाला प्लस का 6 ये वाला बिंदु हो जाएगा, 0 तो यही है। तो हमारे पास एक बिंदु ये मिला और एक ये मिला। तो इन्हें मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इन्हें मिलाते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, ये इस प्रकार हमारे ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका आया है, ये ग्राफ हमारे समीकरण है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो हमें इनके साथ, ग्राफ के साथ ही इनके ये भी लिख देने हैं कि किस समीकरण से आए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर हम इसे ऐसे बढ़ाएं और इसे भी मतलब ऐसे ही हम बढ़ाते चले जाएं तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास कट जाएंगे
और जहाँ ये कटते हैं उसी पॉइंट को हम इस प्रश्न का हल मानते हैं। यानी इस प्रश्न का हल क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा जहाँ ये दोनों ग्राफ कटेंगे। इस पर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ ये दोनों हमारे ग्राफ कटते हैं वहाँ वो पॉइंट हमारे प्रश्न का हल होता है। ठीक है, तो ये है हमारी इसकी ग्राफीय विधि। और बीजगणितीय रूप में तो जब कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो बीजगणितीय रूप में आ चुका है। तो ग्राफीय विधि को हम इस प्रकार ही करते हैं। ये ग्राफ पर ज़्यादा अच्छे से होती है, आप ग्राफ पर करके देखिएगा। ठीक है।